हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कल हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज किए थे रिगार्डिंग द प्रीएम्बल, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम कुछ और एमसीक्यूज करेंगे जिससे कि आपकी जो रिवीजन रहेगी फॉर द पेपर वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्सेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे हेल्प गार्डिंग इन व्हाट, कि इनको हम लोग आत्मा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ये प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑप्शन है आपका अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, कि सरकार जो है अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर ले। ये सब भी इंश्योर होता है फंडामेंटल राइट्स में, कि आपको सारे राइट्स मिलते हैं कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बन जाता है जो कि आपकी फ्रीडम को छीनता है तो दैट लॉ कैन नॉट बी मेड बाय द पार्लियामेंट। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी, ये भी ठीक बात है कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटीज को तंग ना करें, उनको हरास ना करें और सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएं। तो ये सब भी आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच, 29 से 30 के बीच, जिसमें कल्चरल और रिलीजियस राइट्स है माइनॉरिटीज के, उन सब में इंश्योर किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। पूछा क्या है आपसे, करेक्ट कौन सी है, तो दोनों को ही गार्ड करने में ये हेल्प करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, एंड आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लाई। देखो 14 में दो चीजें हैं, एक है आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ और एक है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो ये वाला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये बेसिकली कहता है कि जो भी पर्सन जिस कंडीशन में है उसको वैसा ही ट्रीट किया जाए, कि अगर कोई पुअर है तो स्टेट उसको थोड़ा सा सब्सिडाइज्ड फॉर्म में जो चीजें हैं प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसको वकील अफोर्ड करवा के दिया जाए, सरकारी वकील उसकी तरफ से केस लड़े। तो जो भी पर्सन जिस कंडीशन में है उसकी एम्पावरमेंट के जो भी चीजें हमें करनी है, दैट इज रिटन अंडर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अंडर आर्टिकल 14। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है आपका नो पर्सन इज अबव द लॉ। ये है आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि लॉ के आगे सब सिमिलर है, सब सेम है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स अंडर द लॉ, जो इक्वल्स हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है हमें, कि जो रिच है उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट करना है, पुअर के साथ वैसा ट्रीटमेंट करना है। तो इक्वल्स को हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना है, जो अनइक्वल्स हैं उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हमें करना है। तभी हम इक्विटी की बात कर पाते हैं, जहां पर हम रिजर्वेशन को भी एक आधार मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights। ये जो UDHR है, ये आपका UN की तरफ से पास्ड एक चार्टर है, जिसमें डिफरेंट ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, कि फ्रीडम होनी चाहिए, रिलीजियस राइट्स होने चाहिए, लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना है। तो उन सब की हम बात करते हैं नॉर्मली। इंडिया में प्रीएम्बल भी ये कहता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इन सब की बात करता है। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। डीपीएसपी, यहाँ पर भी हम कहते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो ओल्ड एज है, जो आपके डिसेबल्ड है, उनको पेंशन के बेनिफिट्स देना, जो आपके डिफरेंट और सारी चीजें हैं उनको करना। तो डीपीएसपी में भी हम लोग ह्यूमन राइट्स का ध्यान रख रहे हैं। FD फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पर भी हम जैसे विमेन की प्रोटेक्शन करना, फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, तो ये सारी जो चीजें हैं जहां पर हम बात करते हैं कि ये भी राइट्स के अंडर ही आती हैं। साइंटिफिक टेम्पर को मेंटेन करके रखना, जो आपके जो रीति रिवाज हैं, जो कि बहुत ज्यादा आप ये कह लो कि कोई सेंस नहीं बनाते या फिर कोई ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ऐसे रीति रिवाजों को जो सरकार है वो और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खत्म कर सकता है। तो ह्यूमन राइट्स सबसे ऊपर है, उसके बाद आपका जो डिफरेंट रीति रिवाज है वो आते हैं। तो ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा ही हुआ, साइंटिफिक टेम्पर वाली ड्यूटी में। इक्वल आपको एजुकेशन देनी है बच्चों को, 6 to 14 के बच्चों को आपने फ्री एजुकेशन देनी है, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है ये, है ना। तो ये ह्यूमन राइट्स का ही एक आप कह लो कि कंपोनेंट के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल हो गए, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, ये सब यूडीएचआर को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई आंसर इज डी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स
इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखो हमें जो फंडामेंटल राइट्स है वो कैसे याद रखने हैं, 14 टू आपका 18 राइट टू इक्वालिटी है, 19 टू 22 आपका राइट टू फ्रीडम है, 23 से 24 आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, 25 टू 28 राइट ऑफ रिलीजन है आपका, और 29 से 30 है आपका कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स, जहां पर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने की आज़ादी होती है, और 32 है आपका जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपने ध्यान रखने हैं। अनटचेबिलिटी है आपका आर्टिकल 17, तो 17 किस में आएगा आपका, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक, यहां पर राइट टू इक्वालिटी आप आर्टिकल 14 नहीं समझोगे, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी का एक प्रॉपर 14 टू 18 राइट्स तक का एक पूरा एक आप कह लो कि सेक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्सन्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट दिस इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो आर्टिकल्स हमें पता हो, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी, तो चाहे वो थर्ड जेंडर है चाहे वो मेल फीमेल है, सबको इक्वालिटी से हमें फील करवाना है ना। तो इक्वालिटी रहेगा आपका आर्टिकल 14। राइट टू फ्रीडम, इसमें क्या है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन की हम बात नहीं करते। आर्टिकल 19 आपका फ्रीडम के रिगार्डिंग है, डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग नहीं है। 16 आपका राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज है ना, और आपका इसमें डिस्क्रिमिनेशन की हम बात नहीं करते, इसमें तो हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। आर्टिकल 21 आपका राइट टू लाइफ है, ये दिस इज द बेसिक रूट कि यही हमें प्रिजर्व करके रखना है और इसीलिए हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। राइट टू लाइफ में सारे आपके राइट्स आ जाते हैं नॉर्मली। आर्टिकल 14 एंड 21, देखो 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात करते हैं, इसमें भी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो दिस आर्टिकल्स, दीज आर्टिकल्स 14 एंड 21 आर दी आर्टिकल्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने सपोर्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको ऐसे ही इंटरप्रेट किया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा अगेंस्ट दी थर्ड जेंडर। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, हेंस आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिट ऑफ मैंडामस इज करेक्ट। मैंडामस है जिसमें हम बात करते हैं वीक कमांड। फर्स्ट है आपका इट लाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक बात है, किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट में ये इशू की जा सकती है बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इट लाइज अगेंस्ट द इंफीरियर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ये भी सही बात है कि अगर वो भी पब्लिक अथॉरिटी ही है, इंफीरियर कोर्ट्स भी, वो भी कमांड देते ही हैं हाई कोर्ट इंफीरियर कोर्ट्स को कि आप ये कीजिए वो नहीं कीजिए। मैंडामस लाइज अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन केसेस वेयर अ पब्लिक ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन देम। ठीक बात है, अगर आप एज एन इंडिविजुअल हो लेकिन आपके ऊपर कोई पब्लिक ड्यूटी हम लोगों ने दी हुई थी और आप उसको नहीं निभा रहे हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है मैंडामस को इशू कर सकते हैं। तो इन तीनों के ही रिगार्डिंग मैंडामस इशू की जा सकती है, एंड दैट इज व्हाई आंसर इज A, 1, 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग ओनली टू सिटीजन्स। देखो सिर्फ सिटीजन्स के लिए 5 राइट्स हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30। इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर एप्लीकेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो अपने ये 5 राइट्स ध्यान रखने हैं, पेपर में क्वेश्चन इनके ऊपर आता है। तो अगर हम इसकी बात करें, आर्टिकल 19 ये भी ओनली टू सिटीजन्स है, 21 नहीं है, 15 भी है और 16 भी है, तो 1, 3 एंड 4 इज द आंसर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। आर्टिकल 21 तो सभी के लिए है, राइट टू लाइफ तो सिटीजन्स के लिए भी है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 इज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट और डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो 32 में है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, आर्टिकल 2 to 6 में था आपका हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, दैट यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट्स। अब इसने पूछा है नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट प्रोवाइड्स रेमेडीज टू सिटीजन्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बात ठीक है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप उनको एनफोर्स करवाने के लिए 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक बात है।
इट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये भी बात है। 32 इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, कि किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेट होने के टाइम पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाना भी फंडामेंटल राइट है आपका, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले। यही बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिले का जो बहाना है वो बनाकर उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता या फिर उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता पिटीशन डलवाने के लिए। फोर्थ है आपका प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑल्सो अप्लाइज टू एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ विच हैज नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल राइट्स। देखो आर्टिकल 32 सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। ऑर्डिनरी लॉज को इंप्लीमेंट करवाना अगर है आपने तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर आप हाई कोर्ट जाइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो देयर इज अ हायरार्की, बट इसमें हायरार्की नहीं है 32 में तहत, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द आंसर कि दिस इज नॉट करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। अब 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जो बच गए वो नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14, हाँ इनके लिए भी है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, इनके लिए भी है, इनके लिए नहीं है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए था। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16, ये भी इनके लिए नहीं था। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, हाँ ये इनके लिए था। तो 14, 21, 1 एंड 4, तो आंसर शुड बी बी। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे वैसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए आप टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। दिस वॉज मेड क्लियर इन द केस ऑफ कि फंडामेंटल राइट्स में जो भी चीजें लिखी हुई है वो इनहेरेंट हैं। पार्लियामेंट किसी भी कीमत पर इनमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती और जो फंडामेंटल राइट्स रहेंगे वो सुपीरियर रहेंगे एज कंपेयर टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ये सब कहा गया था आपका केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो डिफरेंट ये केस है ना, AK गोपालन केस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस आपने करना है, गोपालन केस आपने करना है और गोलकनाथ केस आप लोगों ने करना है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अगर कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, बट ये 3 केस इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ोगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पता हो कि इस केस का बेसिकली क्रक्स क्या था। ठीक, नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक बात है, आर्टिकल 25 से 28 यही कहता है हमारा। Which among the following is not true for this right? Okay, first, it gives freedom of conscience and freedom to profess, practice and propagate any religion. ये बात सही है। It gives freedom to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. ये भी बात सही है। 28 कहता है ये The right is subject to public order, morality and health. ये भी बात सही है कि अगर पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी या हेल्थ के ऊपर कोई भी आंच आती है तो इसको राइट को हम लोग थोड़ा सा अमेंड कर सकते हैं। द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट्स द राइट फॉर सिटीजन। स्टेट अगर चाहता है कि अगर उसको लगता है कि इस रिलीजन की इस प्रैक्टिस की वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं या और फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो स्टेट इसको खत्म भी कर सकता है। तो स्टेट यस कैन मेक द लॉ विच एब्रोगेट दिस राइट फॉर सिटीजन, कि सिटीजन से इनका राइट ले ही लिया जाए। ठीक है, तो स्टेट कैन मेक, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कैन नॉट लिखा हुआ ना, तो इट कैन मेक। पूछा भी क्या है, नॉट ट्रू, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर फंडामेंटल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंडर आते हैं। राइट टू बाय लैंड, देखो ये राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आपका आर्टिकल 300A के अंदर है। दिस इज अ लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ये आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है, दैट एनीबडी कैन ट्रैवल टू अब्रॉड हैविंग आपका लीगल वीजा एंड पासपोर्ट। राइट टू ओन एन एस्टेट, ये भी आपका राइट टू प्रॉपर्टी ही है, ये भी आपका आर्टिकल 300A के तहत ही आता है, तो दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वाला कौन सा है, आर्टिकल 21 ऑप्शन 2 ओनली इज द आंसर।
तो बी रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स आर नॉट इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। देखो जो प्रोहिबिशन है, सर्शरारी है, ये आपका जो सुपीरियर कोर्ट होता है ये इशू करता है टू इंफीरियर कोर्ट। ठीक, जो मैंडामस है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, ये आपका इंफीरियर कोर्ट्स के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट इशू की जा सकती है जहां पर हम वी कमांड की बात करते हैं। तो चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, अगर वो पब्लिक ड्यूटी पर हैं तो उनको भी हम लोग ये रिट इशू कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें कि नॉट इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो इसमें हम बात करेंगे 1 and 2 ओनली, क्योंकि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट करते हैं इंफीरियर कोर्ट्स में। मैंडामस कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो आंसर रहेगा आपका ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनॉरिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो आर्टिकल 29 और 30 में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज की और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। बाकी और जो माइनॉरिटीज हैं वो इंडिया में कंसिडर नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलीजन की बात करें तो 6 माइनॉरिटीज आर अंडर द रिलीजियस माइनॉरिटीज, जिसमें आपका सिख, बुद्धिस्ट, जैन, आपके पारसीज, ज़ोरास्ट्रियनिज्म्स, या हम बात करते हैं उसकी सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, मुस्लिम्स, है ना, तो ये क्रिश्चियंस, ये हैं आपके 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज। और बाकी हैं आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। दे आर ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट डिस्क्रिशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो भी चाहते हैं किसी भी रिलीजन के लोगों को माइनॉरिटी डिक्लेयर करना तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, कल्चरल नहीं है और एथनिक नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 1 and 3 इज द आंसर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो आप ध्यान रखना 29-30 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ही आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, फर्स्ट, द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 है हमारा, ऑफ ए पर्सन इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन। देखो नॉर्मली क्या होता है कि मान लो किसी पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डीसी हैं उनको एलोकेट कर दी पावर्स। अब वो लॉ में जो भी चीजें लिखी थी अगर वो डीसी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया या उसने उसका मिसयूज कर लिया तो दैट इज द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। इसके खिलाफ भी आपके पास राइट है दैट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। लेकिन अगर लॉ ही गलत बना दिया पार्लियामेंट ने कि इस लॉ में जो चीजें लिखी हुई हैं वो इंप्लीमेंट चाहे ठीक हो चाहे गलत हो, ये लॉ ही गलत है, तो ये है आपका आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो इसके खिलाफ भी आपके पास ये पावर है दैट जो पार्लियामेंट है उसने ही लॉ गलत बना दिया, हम इसको मानते ही नहीं। तो ये पावर आपके पास है आर्टिकल 21 के तहत कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए भी और लेजिस्लेटिव ऑर्डर के लिए भी आपके पास पावर है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर बात आती है राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन। नहीं, स्टेट एक्शन नहीं बल्कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी है अगर जिसने आपको किसी मंदिर में प्रवेश करने से, कुएं पर से पानी भरने से अगर मना किया है तो वो भी आपका अनटचेबिलिटी का एक्शन माना जाता है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट पर्संस। सही बात है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। 23 अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर। आर्टिकल 24 आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें 14 साल से नीचे के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते। तो ये तो बात सही है कि स्टेट के अगेंस्ट भी है ये और प्राइवेट पर्संस के अगेंस्ट भी है ये। पूछा क्या हम लोगों से, करेक्ट ना, तो ओनली 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन इज करेक्ट। आर्टिकल 22 कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन कि अगर किसी ने अभी तक क्राइम नहीं भी किया है, अगर आपको शक है कि ये क्राइम कर सकता है, कर सकती है, उसको आपने पहले नजरबंद कर लिया, तो दैट इज रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन। फर्स्ट, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू इनेक्ट अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी। ठीक बात है, पार्लियामेंट के पास ही पावर रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहती है फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के रिगार्डिंग। तो The state legislature have exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with the security of a state and the maintenance of public order.
देखो स्टेट के पास ही पावर है, बट इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, इट इज ऑल्सो विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल और पार्लियामेंट एज वेल। ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पूछा क्या आप लोगों से करेक्ट ना, तो ओनली वन इज करेक्ट, आंसर इज ए ऑप्शन। तो एक्सक्लूसिव वर्ड यहां पर गलत लिखा हुआ है, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। देखो लोकसभा राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का ही पार्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर जो है इंटरप्रेट करने की है, ना कि लॉ को अमेंड या बनाने की। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका इसमें पार्लियामेंट, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक बात है, आर्टिकल 30 कहता है ये हमारा, इनके पास ही पावर है। ओनली लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन अंडर आर्टिकल 30। हमने पहले बात करी कि सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 30, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द अनफेटर्ड राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। देखो जो भी आपका अनफेटर्ड पावर्स टू मेंटेन द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ये स्टेटमेंट जो थोड़ी सी इस तरीके से मिसप्लेस्ड है, क्योंकि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास ये पावर नहीं है कि वो अपना खुद का जो इंस्टीट्यूशन है वो एस्टैब्लिश कर सके। फोर्थ है आपका, एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय रिलीजियस माइनॉरिटी लूजेस इट्स माइनॉरिटी स्टैट्यू ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एड एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये तो बात बनती ही नहीं कि अगर आपने एक बार फाइनेंशियल एड ले लिया तो आपका जो माइनॉरिटी का स्टेटस है वही खत्म हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो दी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है आपकी, क्योंकि यहाँ पर अनफेटेड वर्ड लिखा हुआ, अनकंट्रोल्ड वर्ड लिखा हुआ है बेसिकली, तो इट इज कंट्रोल्ड पावर। तो ओनली ए इज द आंसर, क्योंकि पूछा आप लोगों से करेक्ट ना, तो दे हैव द अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइसेस। आंसर इज ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद द इशू ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का बेसिकली मतलब है कि आपको रिजर्वेशन दिया हुआ है आपकी पर्टिकुलर कास्ट को, लेकिन विद इन दी कास्ट अगर आपकी हायर क्लास है, आपके पास इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हैं, तो आप आते हैं क्रीमी लेयर में। लेकिन अगर आपकी जो क्लास है वो भी लोअर क्लास है, तो तब आप आते हो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के अंदर। कि ओबीसी का कोई भी कास्ट है, अगर आप बढ़िया कमा रहे हैं, उसमें 8 लाख से ऊपर आपकी एनुअल इनकम है फैमिली की, देन यू कम अंडर द क्रीमी लेयर एंड यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। अगर आपकी इनकम, फैमिली इनकम 8 लाख से कम है पूरे साल में, तब आप क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते हैं और आपको ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन मिलता है। तो जो कंसेप्ट है ये आया था आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1992 के केस में। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24। फर्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। सही बात है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकना, फोर्स लेबर को रोकना, आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है हमारे ये। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये तो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आपका आर्टिकल 29 और 30 का पार्ट है। कल्चरल माइनॉरिटीज वाला पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस जिनकी एज लेस देन 14 ईयर्स है, ये आर्टिकल 24 कहता है। तो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, दो ही आर्टिकल है 23 एंड 24, तो ऑप्शन 1 एंड 4 आर दी आंसर्स। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, आपने 6 फंडामेंटल राइट्स ही याद रखने हैं, उनके डिफरेंट आगे आगे राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो आपने अलग से याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिट्स आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली, नहीं। हाई कोर्ट ओनली, नहीं। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, ठीक बात है। द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। देखो जो रिट के जुरिस्डिक्शन है, अगर ये अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है सिर्फ, अगर इसका स्कोप बढ़ाना है तो उसके लिए जो पार्लियामेंट है उसको पहले लॉ बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपकी जो रिट्स हैं लोअर कोर्ट्स भी इशू कर पाएंगे। अदरवाइज अभी के लिए जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली वर्ड आया हुआ है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हो जाती हैं। तो ऑप्शन रहेगा आपका सी, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। अदरवाइज पार्लियामेंट हैज द पावर टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। ये है आपका आर्टिकल 29 से 30 के बीच। एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स हैज द राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक बात है, सभी को ये पावर है, सिर्फ माइनॉरिटीज को ही नहीं बल्कि सभी को ही। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस और लैंग्वेज। जिस भी इंस्टीट्यूट को पैसा सरकार से आता है उसमें किसी भी पर्सन को आप मना नहीं कर सकते हो कि आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, हर किसी का एडमिशन मैंडेटरी रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। The state shall, in granting aid to education institutions, discriminate against any education institutions on the ground that it is under the management of a majority community. ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि वो मेजोरिटी चला रही है मिनोरिटी चला रही है। हर किसी को इक्वल ग्रेड, इक्वल एड आपको देनी होगी। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। साथ में ऑल मिनोरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ये तो बात है, ये आपका आर्टिकल 30 कहता ही है ये, तो ये भी सही है। ओनली ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, और पूछा भी आप लोगों से नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का बेसिकली मतलब होता है मिलिट्री का रूल, मिलिट्री रूल। ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 34 में। मार्शल लॉ हैज एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जो मार्शल लॉ वर्ड है वो ना तो डिफाइन किया गया है ना ही मेंशन किया गया है। तो बैकिंग तो बहुत दूर की बात है, एक्सप्लिसिटली नहीं है, इम्प्लिसिट बैकिंग है इसकी। मार्शल लॉ डज नॉट अफेक्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये बात सही है, क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है तब प्रेसिडेंट रूल अगर लगता है तब सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया जाता है, कहीं पर उनकी पावर्स ले ली जाती हैं। लेकिन जो मार्शल लॉ है उसमें सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक, व्हाइल इट इज इन ऑपरेशन ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स आर सस्पेंडेड। तो जो अगर हम मार्शल लॉ की बात करें तो इसमें यस, जितने भी आपके ऑर्डिनरी लॉ के कोर्ट्स रहेंगे वो सस्पेंडेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो जो मिलिट्री का रूल रहेगा वही उसके हिसाब से आपको चलना होगा। ऑर्डिनरी जो लॉ कोर्ट्स रहते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो पूछा क्या आप लोगों से करेक्ट ना, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, तो इससे आपका ये ऑप्शन निकल गया, ये ऑप्शन निकल गया। तो 1, जो 2 और 3 है वो आपके सही हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और आपका सेंट्रल स्टेट के रिलेशन से उसको भी इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। अगली क्लास में हम मिलेंगे जहां पर हम डिफरेंट और एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट और टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो और आप मैसेज भी कर सकते हो। तो कोई भी डाउट रहेगा तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच।